भाई कुछ बातें बतानी है आपको, 2 से ढाई मिनट बोलूंगा और आप स्किप नहीं कर सकते, कसम है आपको, मैंडेटरी है, सुनना ही पड़ेगा। देखो बात कुछ ऐसी है, 680 नंबर, 720 नंबर, 360 में से 360, हाउ टू स्कोर दैट, हाउ टू स्कोर दिस, मेरे को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है इस बात से मेरे ही चैनल को नुकसान हो, पर मैं बता रहा हूं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरे चैनल पे देखो 1.5-2 साल से ज्यादा हो गया, 2.5 साल हो गए मैंने कोई ऐसा थंबनेल लगाया हो। और मेरा मानना सिंपल सा है कि कोई बच्चा, मैक्सिमम बच्चे, एक फैक्ट है जो हम चेंज नहीं कर सकते कि मैक्सिमम बच्चों के 400 नंबर भी नहीं आने वाले हैं। ये हर साल का फैक्ट है जिसको आप बदल ही नहीं सकते हो। अब कोई बच्चा 250 नंबर पे है, 300 नंबर पे है और 680 नंबर से कम कोई थंबनेल बन ही नहीं रहा है। हर थंबनेल 680 प्लस 700 प्लस 720 एम्स, इससे नीचे कोई लिख ही नहीं रहा है। अब कोई 300 नंबर वाला बच्चा है, वो सारे थंबनेल ऐसे देख रहा है, मतलब उसका गैप कितना है 680 में, 380 नंबर का गैप है। तो आप क्या सोच रहे हो कि 680 या 720 बोल के आप उसकी मदद कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो? नहीं, उसको वो रास्ता और इम्पॉसिबल लग रहा है कि वो 300 से जहां 400 पे जा पाता, वो 300 भी नहीं आएंगे उसके, उतना वो डर जाएगा। तो मेरा ये है, तो मैं बस एक ही काम करूंगा कि मेरा जो ये क्रैश कोर्स है, कि कोई भी बच्चा चाहे वो 100 नंबर पे हो, 0 पे हो, वो अगर ये कोर्स देखे तो एनसीईआरटी उसके सामने ऐसे बिखर के गिर जाए और इस फाइनल टाइम पे जब हमारा एग्जाम आने वाला है, उस बच्चे को 4, 5, 6, 7, 8 घंटे के लेक्चर ना देखने पड़े, उसको 50, 60, 70 मिनट में ही एक चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। और 1.5x करके देखोगे तो 20 मिनट और घटा लो आप, है ना, तो 40-45 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सारी एनसीईआरटी आपको इजीली समझ में आएगी और सारी चीजें, इस बात पे गौर करना, सारी चीजें, मैं ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ही नहीं जो याद करनी पड़े आपको, ऑटोमेटिकली लॉजिक से सारी चीजें याद करवाऊंगा। इसी वीडियो में सारी चीजें यही याद करके जाओगे आप, ये मेरी गारंटी है। ये है स्मार्ट बोर्ड, ये है कैमरा, ये है माइक, ये है लाइटिंग और ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। और ये सब पूरा करने में खर्चा मेरे को लगभग आ गया 5 लाख का। पर मेरे को इतने टेक्निकल तामझाम में मजा नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, अब क्या करें। हो सकता है अगले साल पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना पुराना स्टाइल जिंदाबाद। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां। तो भाई मैं कुछ इसी तरीके का आशिक हूं और शादी के बाद मेरा प्लान है कि मनाली वनाली जाके ऐसा प्यारा सा घर बनाऊंगा, बीवी बच्चों के साथ आराम से रहूंगा और इस घर का नाम रख दूंगा हमारी बॉडी की सेल्स, बॉडी सेल्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इस घर में अगर मैं रहूंगा तो घर में भाई जरूरत का सामान भी चाहिए, खाने पीने का, जैसे बॉडी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और बहुत सारे इसेंशियल सब्सटेंस चाहिए, वैसे भाई, है ना, हमारे, मेरे बीवी को, बच्चों को, सबको चाहिए खाने पीने का। और जाहिर सी बात है, घर में रहेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा वेस्ट भी निकलेगा, सेम ऐसे ही बॉडी सेल से भाई वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस भी निकलेंगे। अब भाई मेरी बीवी को रोज यहाँ मार्केट में जाना पड़ता था, रोज ये जरूरत का सामान लेने, तो ये मेरे से भाई देखा नहीं गया, है ना, वो मैंने बता ही दिया, मैं प्यार फिर भयंकर लेवल का होगा। ठीक है, तो यहाँ भाई मार्केट थी और यहाँ भाई कूड़ेदान था, तो वो रोज कूड़ा डालने यहाँ जाती, यहाँ मार्केट जाती, तो मैंने क्या किया भाई, मैं फावड़ा लेके, कस्सी लेके लग गया, यहाँ मैंने एक नदी बना दी, यहाँ मैंने नदी बना दी। तो हुआ क्या, मार्केट वाले को बोल दिया कि भाई इस नदी में जरूरत का सामान डाल दिया कर, ये पानी यहाँ से बह के आएगा, जरूरत का सामान ये बॉडी की सेल्स यानी ये घर वहां से उठा लेगा और जो कचरा है वो इस पानी में डाल देगा, यहाँ कूड़ेदान है, कूड़ेदान वाला इसको उठा लेगा। अब जाहिर सी बात है, ये जो फ्लूइड है, ये नदी का पानी है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ये सर्कुलेट करेगा और मेरा काम कर रहा है? ठीक है, अब ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है, अब हम एनिमल्स की, जानवरों की बात कर रहे हैं, ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है, ये पानी भी हो सकता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म, अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी तो पानी का यूज हो रहा था, समुद्र में थे, जैसे स्पंज हो गया, नाइडेरिया हो गया, फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट आती गई तो ये, है ना, थोड़ा एडवांस होता गया, स्पेशल फ्लूइड बनता गया, है ना, जिसमें मेनली हम ब्लड की बात करेंगे, किसमें होता है, मोस्टली हायर ऑर्गेनिज्म में।
है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी हम ब्लड को ही पढ़ते हैं। तो अब इस पॉइंट से बेसिकली हम क्या है, ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि यूनिट का नाम ही है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो अब हम ब्लड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो ब्लड के बारे में ये बेसिक जानकारी है कि ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है, हिमेटोलॉजी। देखो जहां भी लॉजी वर्ड आ जाए मतलब स्टडी की बात हो रही है, जैसे बायोलॉजी है ना, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी मतलब स्टडी, ऐसे ही हिमेटो वर्ड जहां आ जाए उसको मतलब ब्लड की बात हो रही है। तो हिमेटो मतलब ब्लड, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ ब्लड हो गया हिमेटोलॉजी। पीएच की बात की जाए तो ब्लड की पीएच 7.4 यानी स्लाइटली एल्कलाइन, इसको हम बोल देंगे। अब ब्लड की अमाउंट की बात की जाए तो 7 to 8% ऑफ अ बॉडी वेट। मतलब क्या है इसका, अगर कोई 100 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 7 से 8 किलोग्राम उसमें ब्लड खून पाया जाएगा। ठीक है, अब हम ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करने वाले हैं। देखो अब ब्लड को आप समझा करो कि जैसे समुंदर है ना, और समुंदर में मछलियां तैर रही हैं। अब समुंदर का जो पानी है, जो लिक्विड पोर्शन है, वो हो गया प्लाज्मा। उसमें जो मछलियां, जो सॉलिड पोर्शन तैर रहा है, उसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल देंगे, जो सॉलिड पोर्शन हो गया। ठीक है, तो लिक्विड पोर्शन यानी प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में, 55% होता है, और सॉलिड पोर्शन जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड की सेल्स है, वो कितनी, 45%। एक कॉमन सेंस की बात यहीं पे बता देता हूं, है ना, आगे भी रिपीट करेंगे पर यहीं पे उसको याद रखना कि ये 45% में से जो मैक्सिमम पोर्शन है, 44% लगभग आरबीसी कवर करती है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तो बहुत कम होती है। ठीक है, अब हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, पेल येलो या स्ट्रो कलर। स्ट्रो का मतलब होता है भूसा, आपने खेत में देखा होगा भूसा कैसा, वैसे कलर का होता है। और इसका कलर, ये जो येलो टाइप का कलर है, ये किसकी वजह से आता है, बिलीरुबिन की वजह से आता है। ठीक है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें क्या आएंगे, अपनी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स आएंगे। अब रेड का मतलब ही क्या होता है, इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, सेल मतलब रेड ब्लड सेल, है ना, और ये ल्यूकोसाइट हो जाएगी, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करें हम सीरम की एंड लिम्फ की। देखो प्लाज्मा की कंपोजिशन आगे मैं आपको बताऊंगा, अगर इस प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो उसको हम सीरम बोल दिया करते हैं। और लिम्फ की बात करें तो अगर इस ब्लड में से, अगर इस पूरे ब्लड में से, इस पूरे ब्लड में से क्या निकाल दूं मैं, आरबीसी को निकाल दूं, प्लेटलेट को निकाल दूं और मैक्रो प्रोटीन, बड़े साइज के प्रोटीन को निकाल दूं, तो वो लिम्फ बच जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी तक हमने जो बातें की हैं उन्हीं को हम एक बार रिपीट करने वाले हैं। देखो हमने इस ट्यूब में ब्लड को लिया और उसकी चक्रियां 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 घुमा के छोड़ दिया, तो कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी। होगा क्या, होगा क्या, हमने किया था कि प्लाज्मा है उसका पेल येलो कलर होता है, तो ये आपको प्लाज्मा दिखाई दे रही है। आरबीसी रेड, रेड, ये रेड कलर वाली अपनी आरबीसी हो गई, और ये 1% से भी कम में जो सिमट गई, ये डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। मेरी बात याद करो, मैंने क्या बोला था कि ब्लड की सेल्स में जो मेन पोर्शन होता है आरबीसी होता है, ये तो बहुत कम में सिमट जाती है। अब प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो इसमें वाटर, पानी होगा कितना, 90 से 92%, प्रोटीन होंगे 6 से 8%। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है, नाक और वो हो गया था। ठीक है, तो क्लोटिंग फैक्टर्स होंगे और क्या होंगे, मिनरल्स, ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो एसिड। अब मेरी एक बात याद करो, मैंने क्या बोला था, देखो ये टोटल प्लाज्मा है, अगर प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें तो क्या बच जाएगा, ये सीरम बच जाएगा। मैंने ये बात आपको बताई थी अभी भी। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स तो बहुत सारे होते हैं, पर कुछ ऐसे प्रोटीन है जो मेजरली, है ना, कि मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यूनिटी में काम आता है। फिब्रिनोजन क्या करता है, ये आगे भी करेंगे, ब्लड क्लोटिंग या कोएगुलेशन में काम आता है। ये ऐसे के ऐसे आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो ब्लड की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनका नंबर कितना होता है और लाइफ स्पैन कितना होता है। नंबर किसमें हम देखेंगे, नंबर देखेंगे पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में हम बात कर रहे हैं। आरबीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा, मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 बार बता लिया कि मैक्सिमम ये प्रेजेंट होती है 44%, मतलब इसका मिलियंस में नंबर है, 5 से 5.5 मिलियन। और डब्ल्यूबीसी का 6000 से 8000 है, और प्लेटलेट की बात करें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख इनका नंबर है। ये आपने सुना होगा ना, किसी को डेंगू वेंगू हो जाता है, सुना होगा ना कि प्लेटलेट कम हो गए, 60,000 रह गए, 50,000 रह गए, तो नॉर्मल इतनी वैल्यू है, अगर हजारों में आ
आ जाए तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। लाइफ स्पैन की बात करें तो ऐसे याद रखना, आरबीसी का नंबर भी सबसे ज्यादा और लाइफ स्पैन भी सबसे ज्यादा। आरबीसी का तो आपको हर हाल में याद रखना है 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का ऐसे याद रख लेना कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि आरबीसी के कंपैरिजन में कम होता है। हाँ, डायरेक्ट पूरा डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आरबीसी का 120 दिन, ये तो याद रखना ही है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का आरबीसी के कंपैरिजन में कम होता है। थोड़ा बहुत नजर आ जाए तो याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो अपनी सेल्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, ये बनती कैसे हैं, कहां बनती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी हड्डी जो हमारे शरीर में बड़ी हड्डी जैसे फीमर है, अपनी थाई बोन होती है, उसको ले लेते हैं। अब उसके अंदर जब आप झांक के देखोगे तो आपको ये दिख रहा है ना, रेड बोन मैरो आपको दिखाई देगा, और इस रेड बोन मैरो के अंदर आपको क्या दिखाई देंगी, स्टेम सेल्स दिखाई देंगी, और यही स्टेम सेल बनाती है किसको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसकी और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने नीट में इससे ज्यादा फालतू पूछा नहीं जाता है और ना जाएगा। ठीक है, अब देखो हम एक एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। 3 टाइप की सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है। अब पहले हम इसकी जानकारी लेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी। सबसे पहले हम आरबीसी की बात कर रहे हैं। तो आरबीसी की शेप की बात करें तो बाय कनकेव। देखो, बाय का मतलब क्या होता है, दो, मतलब दो साइड, है ना, दोनों साइड से कैसी है, कनकेव। केव क्या होती है, गुफा, गुफा। ये देखो, एक गुफा बन रही है, ये गुफा बन रही है, एक ये गुफा बन रही है, तो दो गुफा बन रही है, तो बाय कनकेव हो गई। साइज कितना होता है, हर हाल में याद होना चाहिए, 7.5 7.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, याद होना ही चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें अब्सेंट होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल। देखो, इस चीज को ऐसे याद रखा करो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं, और भी बहुत सारी चीजें सेल ऑर्गेनेली आरबीसी में क्या है, अब्सेंट होती है। क्यों होती है, उसका एक रीजन है। देखो, आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे कौन बैठ के जाएगा, ऑक्सीजन। मतलब आरबीसी को ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को अपने ऊपर बिठाना है और उसको ऑक्सीजन को बिठाना है। ठीक है, अब मतलब क्या है, उसको हीमोग्लोबिन को बिठाना है, तो जाहिर सी बात है बाइक की सीट खाली चाहिए ना। आरबीसी की बाइक के ऊपर हीमोग्लोबिन बैठेगा, फिर ऑक्सीजन बैठेगी, तो बाइक की सीट खाली चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा। तो वो क्या करता है, मैक्सिमम चीजों को अब्सेंट कर देता है। जैसे न्यूक्लियस तो आपको याद रखना है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, पर न्यूक्लियस ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब आरबीसी की फॉर्मेशन कहां होती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्टेम सेल में होती है, तो स्टेम सेल में। आरबीसी डिस्ट्रॉय कहां होती है, स्प्लीन में, ये सबको याद रहता ही है। ठीक है, स्प्लीन को क्या बोल दिया जाता है, ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड का मतलब है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मतलब डेड, मतलब जहां डिस्ट्रॉय हो रही है, कुछ याद करने का इसमें है नहीं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की। देखो, अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आरबीसी का कलर रेड होता है ना, नाम में आ रहा है रेड, तो ये रेड कलर आरबीसी का किस वजह से होता है, तो उसका रीजन है हीमोग्लोबिन। अब जाहिर सी बात है, आरबीसी का कलर रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन का कलर रेड होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर का पिगमेंट है। रेड कलर का पिगमेंट है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ये मुख्य रूप से आपको बेसिक डेफिनेशन मिल गई। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो हीम को पकड़ लो, एक ग्लोबिन को पकड़ लो। तो हीम वाला जो पोर्शन है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, और जो ग्लोबिन वाला पोर्शन है वो प्रोटीन पार्ट है। हीम वाला पोर्शन 5% बना रहा है, और ग्लोबिन वाला बाकी मैक्सिमम 95% बना रहा है। अब हीम किससे बना होता है, आयरन प्लस पोरफायरिन, आयरन प्लस पोरफायरिन। ग्लोबिन किससे बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड आ गया ना, प्रोटीन की बात तो यही होगी ना, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ही तो होता है, तो 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, 4, है ना। इससे ज्यादा फालतू इसकी डिटेल में मत जाना, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, क्या क्या चीजें होगी, आयरन हो गया, पोरफायरिन हो गया, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, 2 अल्फा, 2 बीटा। और आयरन पोरफायरिन किस में है, हीम में, और ये ग्लोबिन में। ये प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये 95% है, ये 5% है। और आयरन वाली बात आपकी यही कवर होगी। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है क्योंकि आरबीसी पे होता है, रेड ही होगा, हाँ, सिंपल सी बात है, सब कवर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम आरबीसी के बाद बात करने वाले हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट इसको बोल दिया जाता है। अब देखो, डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक
ए ग्रेन्युलोसाइट। कुछ भी याद नहीं करना है, अपने आप सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। देखो, साइट मतलब क्या होता है? सेल। ग्रेन्यूलो मतलब ग्रेन्यूल, मतलब ऐसी सेल जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसको ग्रेन्युलोसाइट बोल देंगे। इधर ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या होगा? साइट मतलब सेल, मतलब ऐसी सेल जिसके ए ग्रेन्युलो मतलब अब्सेंट हो गए, जिसके आगे ए आ गया ना, मतलब अब्सेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट हो उसको हम क्या बोल देंगे? ए ग्रेन्युलोसाइट बोल देंगे। अब ग्रेन्यूल वाले पॉइंट के साथ ही एक चीज और याद रख लेना कि न्यूक्लियस जो होगा ग्रेन्युलोसाइट में वो डिवाइडेड होगा लोब्स के अंदर, और ए ग्रेन्युलोसाइट में न्यूक्लियस जो है नॉट डिवाइडेड होगा। इसकी ट्रिक भाई नॉर्मल सा ऐसे याद रखने ला, ये भी अब्सेंट है, ये भी अब्सेंट है, ये भी प्रेजेंट है, डिवीजन भी प्रेजेंट है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, दोनों चीजें अपसेट। अब देखो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन सी सेल आएंगी? न्यूट्रोफिल आएंगी, बेसोफिल आएंगी, एसिडोफिल, या फिर उसी का दूसरा नाम है इओसिनोफिल। ये इनकी परसेंटेज दी हुई है, कौन कितने परसेंट होती है टोटल डब्ल्यूबीसी की। ए ग्रेन्युलोसाइट में आएंगी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इनकी ट्रिक कैसे याद रखें, कौन सी कितनी ज्यादा होती है? तो नीलिमा भाभी करके इसकी ट्रिक याद कर लेना। एल एल एम ए बी, NLMAB, ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। अब देखो ये है इनकी पूरी जानकारी, और चीजों को याद कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये तीनों हम बात कर चुके हैं, क्या है ये? ग्रेन्युलोसाइट हैं, और ये दोनों क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट हैं। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ग्रेन्युलोसाइट का जो न्यूक्लियस होगा वो लोब्स में डिवाइडेड होगा। मतलब भाई इन दोनों में हम लोब्स की बात ही नहीं करेंगे, इन तीनों में करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रियोफिल में देखो 3 to 5 लोब मतलब मल्टी लोब्ड हो जाएगा, एसिडोफिल में बाइलोब्ड हो जाएगा, और बेसोफिल में 2 to 3 लोब्ड हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जिसका न्यूक्लियस 3 लोब्ड हो गया तो दिख नहीं रहा है, ये एस जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया अपना भाई एस शेप हो गया। इनके न्यूक्लियस की बात करें तो मोनोसाइट कैसा है? ये देखो किडनी या बीन शेप, किडनी या बीन शेप। और लिम्फोसाइट में क्या है? लार्ज न्यूक्लियस है। अब जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म को किनारे पे यानी पेरिफेरी पे जाना पड़ेगा। तो क्या है? इसका साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है। एनसीईआरटी लिखती है, कुछ भी याद नहीं किया। ठीक है, अब याद करते हैं इनका फंक्शन कैसे याद करें। देखो, मैंने क्या बोला? ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट हैं, ये दोनों ए ग्रेन्युलोसाइट हैं। तो जो फेगोसिटिक होगी, एक यहां से होगी, एक यहां से होगी, ऐसे याद रखना। तो यहां से कौन होगी? न्यूट्रोफिल होगी, फेगोसिटिक। यहां से कौन होगी? लिम्फोसाइट तो हम पढ़ते ही हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तो वो तो इम्यूनिटी में होती है, उसको तो रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सी होगी बच्ची? कौन सी? मोनोसाइट होगी, अब फेगोसिटिक होगी। अब फेगोसिटिक ये दोनों है, पर दोनों में से कौन सी पहले एक्शन लेगी? बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि फर्स्ट टू अटैक, पहले कौन अटैक करेगी? ये लेटर स्टेजेस पे अटैक करती है। अब इस ट्रिक में हमने किया था कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है ना, मोनोसाइट तो देखो कम होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मोनोसाइट कम होती हैं, तो भाई कम है तो दुश्मनों से लड़ने में थोड़ी डरेगी कि बाद में आऊंगा, है ना। तो न्यूट्रोफिल का नंबर इतना ज्यादा है कि वो डरती नहीं है, कि जैसे ही बॉडी में कुछ आया वो भाग के पहले अटैक करती है। मोनोसाइट का नंबर थोड़ा कम है तो डरती है ना, न्यूट्रोफिल के बाद में वो आती है लेटर स्टेजेस पे। ठीक है, तो ये फेगोसिटिक याद हो गया, लेटर स्टेजेस, इसका इम्यूनिटी वाला याद हो गया। अब देखो बाकियों की याद करने की टेक्निक क्या है? ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, एलर्जी एंड पैरासिटिक इंफेक्शन में एसिडोफिल आ गई। अब देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, सुना क्या अभी अभी पढ़ा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो एच ये वाला हो गया, एच ये वाला हो गया, बी ये वाला, हीमोग्लोबिन। तो हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये तीनों इकट्ठे ही याद आएंगे। ऐसा मत बोलना अब एच वाला तो बता दिया, एस वाला नहीं आया, ये तीनों इकट्ठे ही आते हैं, इतना तो सबको याद रहता है। तो एच बी हीमोग्लोबिन से ये उड़ा देना, तो डब्ल्यूबीसी खत्म है। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स की। देखो, एक सेल है, ये वाली सेल है जिसका न्यूक्लियस जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, मेगा करियोसाइट, साइट मतलब होता है सेल, करियो मतलब न्यूक्लियस, मेगा मतलब लार्ज, मतलब ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत लार्ज है। अब मैंने क्या किया? इस सेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, इसकी फ्रेगमेंटेशन कर दी। अब फ्रेगमेंटेशन कर दोगे तो प्लेटलेट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े जो हुए इनको हम प्लेटलेट्स बोल दिया करते हैं। देखो ये वर्ड जहां आ जाएगा ना, लेट्स मतलब छोटे टुकड़ों में कोई चीज टूट गई है ना। फॉर एग्जांपल एक लीफ थी, एक पत्ती थी, उसको लीफलेट्स में तोड़ दिया जाए तो कैसी बन जाएगी? ऐसी, लीफलेट्स, है ना। ऐसे ही प्लेटलेट्स के टुकड़ों में कोई चीज टूटी है फ्रेगमेंट में। ठीक है, मेगा करियोसाइट खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। देखो ब्लड ग्रुपिंग में दो चीजें पढ़नी है आपको, एक एबीओ ग्रुपिंग और एक आरएच ग्रुपिंग।
तो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं एबीओ ग्रुपिंग, और मैं ये बोलूंगा आपको, एक सजेशन दूंगा कि इस टॉपिक को रटने से अच्छा है एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है। कुछ भी यहां लिखा हुआ है कुछ भी मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। देखो, एक चीज होती है एंटीजन, एक चीज होती है एंटीबॉडी। एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी के ऊपर। एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा के अंदर। और ब्लड ग्रुप अपने को डिसाइड करना हो किसी का, तो उस इंसान की आरबीसी निकाल लो। आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन मिले वही उसका ब्लड ग्रुप है। अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो ए हो गया, बी है तो अब बी हो गया, और ए और बी दोनों है तो ए बी हो गया, और कोई भी नहीं है तो इसको ओ हो गया, और इसको ओ से ज्यादा जीरो याद रखा करो। जीरो मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। तो एंटीबॉडी की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक समझाना चाहूंगा कि देखो, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है। कुत्ता बिल्ली में भयंकर लड़ाई होती है, विनाशकारी लड़ाई होती है, पहली बात। दूसरी बात, नेवले और सांप के बीच लड़ाई होती है, भयंकर लड़ाई होती है, ये दूसरी बात हो गई, है ना। मतलब कुत्ता बिल्ली इधर लड़ रहे हैं और नेवला और सांप इधर लड़ रहे हैं। अब आप उसको बोला जाए कि कुत्ता और नेवले की लड़ाई है तो आपको अजीब सा लगेगा, नहीं यार ऐसी लड़ाई तो हमने देखी नहीं। या आपको बोला जाए कि कुत्ता और सांप आपस में लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई भी हमने नॉर्मली देखी नहीं है। तो कुत्ता बिल्ली से ही लड़ेगा, सांप जो है नेवले से ही लड़ेगा। तो वही एंटीजन और एंटीबॉडी का काम चलता है कि एंटीजन जो ए है वो ए एंटीबॉडी से ही लड़ेगा, अब बी जो एंटीजन है वो बी एंटीबॉडी से ही लड़ेगा। मतलब लड़ेगा मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई को, यहां पर शब्द याद रखना, इनकी लड़ाई को क्लंपिंग हम बोल रहे हैं। अब देखो, एंटीजन कहां प्रेजेंट है? आरबीसी पे। तो अगर ये लड़ाई हो गई, क्लंपिंग हो गई, तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन, उसका खात्मा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को इस पूरे टॉपिक में पढ़ना कैसे है, अप्रोच क्या रखनी है कि इस लड़ाई को बचाना है, इस क्लंपिंग को बचाना है, आरबीसी को डिस्ट्रक्ट होने से बचाना है। मतलब कुत्ते बिल्ली की लड़ाई नहीं होने देनी और सांप और नेवले की भी लड़ाई नहीं होने देनी, यही पूरा कंसेप्ट कहता है। तो भाई इस पूरे मामले को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वो मेरी होने वाली वाइफ थी ना, जरा सी दिल में दे जगह, वो मनाली में घर, याद है ना। ठीक है, तो भाई ये मेरी बहुत प्यारी पेंसिल है। ठीक है, मैं इससे है ना बहुत जुड़ा हुआ हूँ, लगाव है काफी। ठीक है, तो मैं भाई, अब मनाली में तो अच्छी खासी मार्केट है ना, मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेने गया हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या, पीछे से वो सफाई वफाई जो भी कर रही थी, उससे ये पेंसिल गिर गई और टूट गई, है ना। अब उसको लगेगा ना, वो मेरे से इतना प्यार करती है, उसको लगेगा ना कि भाई ये आएगा जब मेरे लिए गिफ्ट लेके तो ये दुखी हो जाएगा, मैंने उसकी पेंसिल तोड़ दी। तो वो उसने क्या किया, मेरे आने से पहले इसकी जगह पे सेम ऐसी व्हाइट कलर की पेंसिल रख दी। अब मैं आऊंगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा, है ना, मैं सोचूंगा ये वही मेरी पेंसिल है, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा, तो मतलब मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। बट अगर इसकी जगह पे वो रेड कलर की पेंसिल रख दे या ब्लैक कलर की पेंसिल रख दे, तो आते ही मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी पेंसिल गायब है, ये दूसरी पेंसिल है। तो भाई रिएक्शन तो आएगा, लड़ाई होगी, फिर इंजरी होगी, फिर वही है ना ब्लड क्लोटिंग वाला सीन होगा। ठीक है भाई। अब यहां पर इसी चीज को अप्लाई कर देते हैं कि भाई मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब उसके पास एंटीजन ए है, मान लो उसको कोई इंजरी हो गई, ब्लड लॉस हो गया, तो अगर आप उसको बी वाले का ब्लड चढ़ा दोगे, तो बी वाले के पास एंटीजन कौन सा है? बी है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले को ए एंटीजन तो अपने जैसा लगेगा, पर बी उसको कैसा लगेगा? बी एंटीजन उसको विदेशी लगेगा, तो विदेशी के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा, और वो एक्शन कौन लेगा? उसके पास एंटीबॉडी बी है, ये एक्शन लेगी। सेम ऐसे ही बी के साथ होगा कि बी वाले को अगर आप बी का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे, तो बी वाला तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बी वाला तो उसका फेमिलियर है ना, उसको कुछ लगेगा ही नहीं, बाहर से कुछ आया है ना। बट अगर बी वाले को अब ए का ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे, तो उसके लिए ए एंटीजन जो है वो विदेशी हो जाएगा, है ना। बी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए उसके लिए विदेशी हो जाएगा। तो ए पर एक्शन लेने के लिए बी के पास कौन सी एंटीबॉडी है? ए एंटीबॉडी है, ये इसका खात्मा कर देगी, और ये लड़ाई होगी, क्लंपिंग होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा। तो इसी के बेस पे हम डोनर वोनर आराम से डिसाइड कर सकते हैं, और इसी के बेस पे हम यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बता सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी खून, डोनर मतलब किसी को भी खून दे सकता है, कोई क्लंपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी से भी खून ले सकता है, कोई लड़ाई, कोई क्लंपिंग नहीं होगी।
होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। अब एंटीजन ही नहीं है तो ओ का ब्लड आप किसी को भी दो, लड़ाई नहीं होगी। एंटीजन ही तो था जो एंटीबॉडी से लड़ाई कर रहा था, तो एंटीजन ही नहीं है तो लड़ाई किससे होगी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी को किसी का भी ब्लड दे दो, लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है। अब एंटीबॉडी ही नहीं है तो ए से बी से लड़ेगा कौन? ना सांप है ना बिल्ली है, तो कुत्ता बिल्ली सांप ने बात ही खत्म होगी ना। तो एंटीबॉडी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम आरएच ग्रुपिंग की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये आरएच नाम आखिर आया कहां से। तो एक बंदर भाई साहब थे जिनका नाम था रीसस। तो रीसस में ये सबसे पहले पाया गया था, तो यह आरएच यहां से हमने उठा लिया, हम चोर तो हैं ही। आरएच एंटीजन, तो आरएच एंटीजन का कमाल कहां दिखाई दिया कि जब चेक किया भाई हमने पॉपुलेशन में जाके, तो नियरली 80% की लगभग 80% जो जनता है हमारी, है ना, इंसान है, वो उनके आरबीसी के सरफेस पे ये एंटीजन प्रेजेंट है ना। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एंटीजन कहां होगा? आरबीसी के सरफेस पे, ठीक है। तो ये आरएच एंटीजन 80% जनता के आरबीसी के सरफेस पे पाया गया, है ना। तो ऐसे इंसानों को हमने आरएच पॉजिटिव बोल दिया। पॉजिटिव मतलब जिसमें आरएच एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे 20% लोग ऐसे भी बच गए कि जिनकी आरबीसी के ऊपर ये आरएच एंटीजन नहीं था, तो उनको आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल बोल दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आरएच नेगेटिव इंसान हूं, ठीक है, मतलब मेरे अंदर आरएच एंटीजन जो है वो नहीं है। अब अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मेरे को अगर आरएच पॉजिटिव इंसान का ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो होगा क्या? मेरी बॉडी में ये आरएच एंटीजन एंटर कर जाएगा। अब आरएच एंटीजन के अगेंस्ट मेरी बॉडी में क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडीज बन जाएंगी, जो है ना मेरा काम तमाम करने में सक्षम हो जाएंगी। अब देखो आरएच ग्रुपिंग हम पढ़ रहे हैं और उसी पे बेस्ड एक बड़ा प्यारा टॉपिक एनसीईआरटी में आता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, है ना। नाम से ही आ रहा है, फिटेलिस मतलब फीटस के साथ कुछ हुआ है। कहां पर? इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट में कुछ हुआ है, ठीक है। अब वही है अभी तक जो हम कुत्ता बिल्ली की लड़ाई, नेवले सांप की लड़ाई, एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई जो अब तक कर रहे हैं, उसी पे बेस्ड ये पूरा, है ना, टॉपिक है। तो भाई ये कहानी है एक प्यारी सी भारतीय नारी की जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है, और इसके ब्लड में जब हमने देखा तो ये आरएच नेगेटिव है, मतलब इसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। अब ये प्रेग्नेंट हुई है तो इसको पहले बच्चे का, है ना, इसके पहले बच्चे का जन्म होता है, और ये पहला बच्चा इसका कैसा है? आरएच पॉजिटिव है, मतलब इसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हुआ क्या? जैसे ही पहले बच्चे का जन्म हो रहा था तो प्लेसेंटल सेपरेशन के दौरान दोनों का ब्लड क्या है? मिक्स कर गया, मतलब आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है मिक्स हो जाता है। अब ब्लड की मिक्सिंग से क्या होगा? इसमें से आरएच एंटीजन इस आरएच नेगेटिव ब्लड में चला जाएगा। अब आरएच एंटीजन आरएच नेगेटिव ब्लड में चला गया तो उसके अगेंस्ट जाहिर सी बात है एंटीबॉडी बनेगी। पर ये पहला बच्चा तो पैदा हो गया, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आई, ये बिल्कुल सेफ है। बट यहां पर मुद्दा क्या है कि एंटीबॉडी जो है आरएच के खिलाफ वो मदर के ब्लड में अब प्रेजेंट है। तो होगा क्या? जब इसको 3 4 5 जितने भी साल बाद दूसरा बेबी होगा, सेकंड बेबी होगा, जो फिर से आरएच पॉजिटिव हो गया। देखो अगर ये आरएच नेगेटिव होता, ये आरएच नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब ये भी आरएच पॉजिटिव हो गया। अब मतलब क्या है? इसके पास आरएच एंटीजन है और आरएच एंटीजन के खिलाफ मदर के पास क्या है? एंटीबॉडी है। तो होगा क्या? अगर इसका ब्लड इसमें लीक करके इस बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। हो गया क्या? दिक्कत क्या होगी कि इसकी फीटल आरबीसी, इस फीटस की आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस, डेथ तक हो सकती है। और आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट किसकी? फीटस की। यहीं से वर्ड आया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। अब इसको रोका कैसे जा सकता है कि एंटी आरएच एंटीबॉडीज अपने को दे देनी है। कब? कि जब ये पहला बच्चा पैदा हो उसके तुरंत बाद एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देनी है, इससे ये अवॉइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दुनिया से न्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, उम्मीद करता हूं अभी तक जो भी हमने पढ़ा है आपको डायरेक्ट याद हो चुका है। फिर से उस बात को याद करते हैं कि इसी वीडियो में सब कुछ याद करके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, याद करवा के भेजूंगा। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड क्लोटिंग या फिर ब्लड कोएगुलेशन, है ना। अब मान लीजिए मेरे को इंजरी हो गई। इंजरी कैसे हुई? याद करो मेरी बात, मैंने क्या बोला था कि भाई मेरी शादी के बाद मैं अपनी वाइफ के साथ मस्त मनाली में पहाड़ों वहाड़ों में घर बना के रहूंगा। अब साथ में
रहेंगे तो भाई लड़ाई भी हो सकती है और लड़ाई में इंजरी भी हो सकती है। तो भाई मेरे को इंजरी हो गई, ठीक है। अब इंजरी से हुआ क्या, मेरे अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब उसके एक्टिवेट होने से एक मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप प्रोसेस होगी जिसको हम कैस्केड प्रोसेस ऐसे ही याद रखेंगे। कैस्केड का मतलब ही क्या है, मल्टी स्टेप कोई प्रोसेस रिएक्शन हो रही है ना। और इसके लिए क्या क्या चाहिए, कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, विटामिन के की, ये आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज यहां पर अब बन गया है। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसको, अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसको, अब फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहां पर एक बात लिखी हुई है, फिब्रिनोजन जो है वो सॉल्यूबल है और फिब्रिन इनसॉल्यूबल है, और अपने को चाहिए क्या, इनसॉल्यूबल फिब्रिन चाहिए ना, कन्वर्ट तभी तो किया गया है, ठीक है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर मान लीजिए मेरे को चाकू से कट लग गया, अब खून बह रहा है, तो खून बहने से रोकने के लिए आप कॉमन सेंस से सोच के देखो, सोल्यूबल चीज चाहिए होगी या इनसोल्यूबल। जाहिर सी बात है सोल्यूबल तो पहले ही बह रहा है, वो बह जाएगी ना, इनसोल्यूबल वाली उसको है ना यहां पर एक तरीके का बांध लगा देगी ना, बंधा लगा देगी। तो इससे फिर क्या है, क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगी, कुछ इस तरीके का क्लोट है ना, एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिम्फ के बारे में बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो भी बातें लिखी गई हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा बस यहां पर ध्यान आपका चाहता हूं, ठीक है। इरशाद 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 बोल दो एक बार, दो तीन बार, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लिम्फ होता क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर हम ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स, मैक्रो प्रोटीन को निकाल दें तो बच जाता है, उसे लिम्फ बोलते हैं। मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या था, देखो प्लाज्मा थी तो लिम्फ के अंदर प्लाज्मा होगी, और क्या थी, आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी, प्लेटलेट थी। तो आरबीसी निकाल दी, प्लेटलेट निकाल दी, मतलब लिम्फ के अंदर क्या बच गया, मेनली अब प्लाज्मा बच गई, और मेनली क्या है, डब्ल्यूबीसी बच गई, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर इसी बात को एक थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए हम बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस देख लेते हैं ब्लड का और लिम्फ, ठीक है। कलर कैसा होगा, देखो ब्लड के अंदर क्या होती है, रेड ब्लड सेल आरबीसी होती है, उसकी वजह से उसका कलर रेड होता है। अभी अभी मैंने बोला कि लिम्फ में आरबीसी माइनस कर दी, आरबीसी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है ये कलरलेस होगी, क्योंकि आरबीसी ही एब्सेंट है ना, लाल कलर उसी की वजह से था, ठीक है। प्लेटलेट की भी हम बात कर चुके हैं, माइनस वाले में थी, तो प्लेटलेट ब्लड में तो होंगी ही होंगी, लिम्फ में नहीं होंगी। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यहां पर माइनस वाले में डब्ल्यूबीसी नहीं थी, तो लिम्फ में मेनली डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड में मेनली आरबीसी का नंबर इतना ज्यादा है, मेनली आरबीसी होती है, तो इसमें लेस और इसमें ज्यादा मेनली डब्ल्यूबीसी होंगी लिम्फ में, ठीक है। और अब प्रोटीन की बात करें तो इसमें सारे के सारे प्रोटीन होंगे, बट लिम्फ में मैक्रो प्रोटीन और मेनली प्रोटीन निकल चुके हैं ना, माइनस में थे ना मैक्रो प्रोटीन, तो इसमें बहुत कम प्रोटीन पाए जाएंगे, छोटे मोटे, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ठीक है। अब लिम्फ होता क्या है असल में, उसको समझने के लिए इस डायग्राम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत आसानी से चीजें समझेंगे। एनसीईआरटी में जो जो लिखा हुआ है इस डायग्राम की हेल्प से हम बहुत आसानी से समझेंगे। कुछ नहीं करना, मेरी आवाज सुनो और इस डायग्राम पे ध्यान टिका के रखो, है ना। यहां से कुछ मत पढ़ो, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखो ये है एक आर्टरी, ये है एक वेन, मतलब ये है ब्लड वेसल्स जिनमें खून बह रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। और ये ग्रीन कलर वाली क्या है, लिम्फ वेसल है, मतलब इसमें लिम्फ बहेगा। अभी कुछ नहीं पता आपको लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगा सारा, ठीक है। तो देखो ये आर्टरी है, ये वेन है, यहां पर ये क्या है, टिश्यू है, और टिश्यू किससे मिलके बनता है, सेल से। देखो ये एक सेल है, ये एक और सेल, सेल 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 सेल, इतनी सारी सेल से मिलके बन गया क्या है, टिश्यू बन गया। अब इस टिश्यू को किसकी जरूरत है, ब्लड की जरूरत है ना, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये ब्लड यहां से आया, ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन यहां पे यूज हो जाएगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा, कुछ ऐसे काम चलता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहां से इन ब्लड वेसल से ब्लड जो है लीक होके इन सेल्स के बीच में चला जाता है, इनमें से लीक होके इन सेल्स के बीच में चला जाता है। क्या पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा, नहीं, पूरा का पूरा ब्लड नहीं आएगा, इसकी भी तो दीवारें हैं, कुछ तो इसका भी फिल्टर होगा, तो क्या बाहर आएगा, जो फ्लूइड बाहर आया है वो क्या है, ब्लड माइनस ये, मतलब उसको हम आगे जाके लिम्फी बोलेंगे, है ना। जो फिल्टर होके आया है उसमें आरबीसी नहीं होंगी, प्लेटलेट नहीं होंगी, मैक्रो प्रोटीन नहीं होंगे, तो ऐसा फ्लूइड जिसमें ये सब नहीं है वो यहां पर इन सेल्स के बीच में आ चुका है। अब ये फ्लूइड कहां पर है, टिश्यू में है, तो इसको हम टिश्यू फ्लूइड का नाम दे देते हैं। इंटरस्टिशियल, इंटर मतलब बीच में, मतलब सेल्स के बीच में है, तो इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हम बोल चुके हैं। अभी तक हमने लिम्फ वर्ड का यूज नहीं किया है,
ठीक है, तो ये फ्लूइड मूव्स आउट फ्रॉम ब्लड इनटू स्पेसेस बिटवीन सेल, एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, अब फ्लूइड इनके बीच में आ चुका है। अब जाहिर सी बात है यहां पर लिमिटेड जगह है, तो फ्लूइड भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा ना कि भाई बहुत ज्यादा फ्लूइड हो चुका है, अब इसको कहीं निकालने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है। तो कहां निकालेंगे? यहां जो एक्सेस फ्लूइड भर जाएगा उसको कहां? लिम्फ वेसल में पटक देते हैं। ये लिम्फ वेसल ग्रीन कलर की लिम्फ वेसल में पटक दिया जाता है। अब जैसे ही अभी तक हम इसको क्या बोल रहे थे? टिश्यू फ्लूइड बोल रहे थे क्योंकि ये टिश्यू में था। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे थे क्योंकि ये सेल्स के बीच में था। तो जैसे ही ये वाला फ्लूइड इस लिम्फ वेसल में आता है, इस लिम्फेटिक सिस्टम है ना, लिम्फ वेसल लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में एंट्री हुआ, उसको हम क्या बोलने लग गए? फिर उसको हम लिम्फ बोलने लग गए, उसको हम लिम्फ बोलने लग गए। अब जाहिर सी बात है इस लिम्फ का अब करेगा क्या? जाहिर सी बात है ये भी कहीं पे भेजना पड़ेगा ना, फ्लूइड है तो ये आगे जाके किसी मेजर वेन में ओपन हो जाएगा, फिर वो फ्लूइड दोबारा से ब्लड में मिलके दोबारा से नॉर्मल सर्कुलेशन में एंट्री ले जाएगा। ठीक है, तो ये है ड्रेन्ड बैक टू मेजर वेन, वो वाली बात होगी। दोबारा से फ्लूइड सर्कुलेशन में तो लाना ही है, बाहर थोड़ी निकाल देंगे उसको, वेस्ट थोड़ी है वो। अब देखो लिम्फ के फंक्शन की बात करें, एनसीईआरटी में लिखा गया कि इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन और फैट्स आर अब्सॉर्ब। ये आपको याद रखना है कि फैट अब्सॉर्प्शन में लिम्फ का लेना देना होता है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। फैट आर अब्सॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। ये डाइजेशन वाला चैप्टर डिलीट हो गया, पर डाइजेशन वाला चैप्टर पहले होता था, वहां पे इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, फैट अब्जॉर्प्शन में ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सिंपल सी बात है, अगर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट हो, जैसे हमारे अंदर बात करें तो आर्टरी वेन्स पूरा है ना जाल बिछा हुआ है, नेटवर्क बिछा हुआ है, तो उसको हम क्लोज्ड है ना कि क्लोज तरीके से ब्लड फ्लो कर रहे हैं। और ओपन में क्या होता है? ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं होता, डायरेक्ट जो ऑर्गन्स होते हैं वो तैर रहे हैं बॉडी कैविटीज में, जिनको हम साइनसिस बोलते हैं, उसको ओपन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ्रोपोड मोलस्क का ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एनालिडा कोर्डेट, कोर्डेट्स में तो भाई हमारे ह्यूमंस भी आएंगे, तो ये तो उसी से याद रह जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स के बारे में। अब वर्टिब्रेट में कौन से जानवर आते हैं, ये एनिमल किंगडम में हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर की किसमें कितने चैम्बर प्रेजेंट होंगे, इस बेस पे डिवाइड कर दिया है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड। 2 चैम्बर्ड में क्या होगा? एक एट्रिया एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा जो फिश में प्रेजेंट होता है। 3 चैम्बर्ड में 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल जो एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में प्रेजेंट होता है। देखो 2 एट्रिया है एक वेंट्रिकल है, इसमें एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड जैसा हमारा ह्यूमंस में होता है, 2 एट्रिया है 2 वेंट्रिकल है। ये किसमें? बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल में। अब एक बात यहां पर ध्यान रखना, क्रोकोडाइल होता क्या है? क्रोकोडाइल वैसे तो रेप्टाइल होता है, बट उसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है, तो ये अपनी एक्सेप्शन याद रखना। ठीक है, अब हम यहां से इस पॉइंट से क्या पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आएगा, हार्ट आएगा, वेसल। ब्लड के बारे में तो हम पूरी जानकारी अब तक ले चुके हैं, अब हम हार्ट और वेसल्स के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। देखो ये ह्यूमन हार्ट है, इस डायग्राम से मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, आगे जाके है ना अलग अलग डायग्राम मैंने बनाए हैं, उनसे बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल बातें समझ लो कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मतलब यहां से अगर लाइन खींच दूं तो ये वाला राइट पार्ट हो गया, ये वाला लेफ्ट पार्ट हो गया। आगे जाके मैं बताऊंगा वाल्व कौन सी होती है, कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगी उसको ट्राइकस्पिड बोलेंगे। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगी उसको क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड या मित्रल वाल्व। इसमें भी कई बच्चे भूल जाते हैं कि ट्राइकस्पिड यहां थी कि वहां थी, तो ऐसे याद रखा करो, टी फॉर ट्राई, आर फॉर राइट, तो ट्राइकस्पिड वाली होगी राइट साइड, तो लेफ्ट साइड कौन सी होगी? बाइकस्पिड या मित्रल वाल्व हो जाएगी। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट की लोकेशन अपने को जाननी है, साइज अपने को जानना है, प्रोटेक्शन बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ये नोट्स बनाए गए हैं। तो लोकेशन कहां होती है? इन थोरेसिक कैविटी, है ना। कहां प्रेजेंट होता है? इन बिटवीन टू लंग्स और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, है ना। कुछ भी याद नहीं करना, ये डायग्राम देखो, ये जो लिखा हुआ है डायग्राम से कवर किया करो, है ना। थोरेसिक कैविटी में होगा, जाहिर सी बात है चेस्ट वाले छाती वाले रीजन में होगा, पेट के पास तो होता नहीं है हार्ट, है ना, छाती वाले थोरेसिक कैविटी में होता है। इन बिटवीन टू लंग्स, देखो ये लंग्स हैं, इनके बीच में ये हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी याद नहीं करना। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, ये तो बोलते ही है ना कि दिल अपना लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड दिखाई भी दे रहा है, तो इसमें कुछ याद करने वाली बात है नहीं। साइज की बात करें तो साइज ऑफ ए क्लेंस्ड फिस्ट, है ना, मतलब आप अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लोगे तो उसका जो साइज बनेगा वही आपके हार्ट का साइज होता है।
ठीक है। और प्रोटेक्शन की बात करें तो हार्ट के बाहर ये आपको दिखाई दे रही है डबल लेयर की एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरी मतलब बाहर, कार्डियम मतलब कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डबल लेयर की मेम्ब्रेन है, जिसमें क्या भरा हुआ है, ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड फिल्ड डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, ये एक बैग सा बन गया। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और क्या है, लुब्रिकेशन है ना, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा कि हार्ट अपना स्मूथली काम कर पाए। ठीक है, अब मैंने कुछ डायग्राम ऐसे बनाए हैं जिनसे चीजें आसानी से समझ में आएगी। अब जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम से हम सिर्फ चैम्बर्स का साइज समझना चाहते हैं और मसल का लेना देना समझना चाहते हैं। देखो ये क्या है, इधर वाली लेफ्ट साइड है, इधर वाली राइट साइड है, मतलब ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कुछ भी मत पढ़ो, जो साइड में लिखा हुआ है कुछ भी मत पढ़ो, मेरी कॉमन सेंस की बातों पे ध्यान दो। देखो यहां पे देखने से ही पता लग रहा है कि वेंट्रिकल का जो साइज है वो एट्रिया के कंपैरिजन में है ना बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो ये बात याद रखना कि वेंट्रिकल का साइज एट्रिया के कंपैरिजन में लार्जर, बड़ा होता है। ठीक है, अब कौन सा सबसे बड़ा चैम्बर है, कौन सा सबसे छोटा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होगा, और राइट एट्रियम जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट चैम्बर होगा। ठीक है, इसका रीजन हम जान लेते हैं। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड पंप करना है ना, देखो राइट वेंट्रिकल को कहां ब्लड पंप करना है, लंग्स के अंदर, लंग्स तक करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में, अयोर्टा के थ्रू आगे बताऊंगा, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, तो जाहिर सी बात है इसका सबसे बड़ा होना लाजमी है, इसका सबसे पावरफुल होना लाजमी है। अब मैंने एक वर्ड बोला पावरफुल, उसका क्या लेना देना है, देखो पावर का मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ मसल्स से है, और मसल कैसे दिखाई देंगी कि जिसकी जितनी मोटी ये दीवार दिखाई दे रही है, जितनी मोटी दीवार दिखाई दे रही है, मतलब उसमें उतनी ज्यादा मसल है, वो उतना ज्यादा पावरफुल है। जैसे एट्रिया में आप देखोगे कि ये दीवारें जो हैं पतली हैं, मतलब मसल कम है, पावरफुल कम है। वेंट्रिकल में आप देख पा रहे हो कि कितनी मोटी दीवारें हैं, कितनी मोटी दीवारें हैं, मतलब मसल्स ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि वेंट्रिकल को भाई दूर ब्लड भेजना पड़ता है, इसको लंग्स के पास भेजना है, और इसको तो भाई पूरी बॉडी में भेजना है, तो इसका तो पूरा बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा मस्कुलेचर इसमें होना चाहिए। तो ये बात यहां पे क्लियर होगी, मस्कुलेचर वाली, ये ज्यादा मस्कुलर है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, वेंट्रिकल साइज में भी बड़े हैं, वेंट्रिकल की जो दीवारें हैं वो थिक हैं, क्यों, वेंट्रिकल में ज्यादा मस्कुलेचर है। क्यों ज्यादा मस्कुलेचर है, क्यों ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनको ब्लड दूर भेजना है। लेफ्ट वेंट्रिकल को तो पूरी बॉडी में ब्लड भेजना पड़ता है, इसलिए लार्जेस्ट चैम्बर है, सबसे ज्यादा मस्कुलर होता है। ठीक है, अब हम सेप्टम की बात करेंगे। देखो तीन टाइप की दीवारें आएंगी, पहली दीवार राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच ये वाली, दूसरी दीवार एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच ये वाली, तीसरी दीवार वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच ये वाली। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि कौन सी थिन है कौन सी थिक है। मैंने अभी अभी बोला वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होंगी, तो जहां वेंट्रिकल का लेना देना आ जाए वहां थिक थिक याद रखना, और जो सिर्फ दो एट्रियम के बीच है तो मैंने बोला ये तो कमजोर होते हैं, पतली दीवारें होती है, यहाँ पे थिन याद रख लेना। जहां वेंट्रिकल का कनेक्शन आ गया वहां थिक चीजें आएंगी, है ना। उनको सेप्टम बोल देते हैं दीवारों को। इंटर मतलब बीच में, एट्रियल मतलब एट्रिया के, सेप्टम मतलब सेप्टम। इंटर मतलब बीच में, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकुलर के बीच में। एट्रियो मतलब एट्रिया, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, सेप्टम मतलब एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच का सेप्टम, उनके बीच की दीवार। इसमें कुछ याद करने जैसा थी नहीं, वही बातें यहां पर लिखी गई है। ठीक है, अब ये डायग्राम मान लीजिए लेफ्ट ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को उठा लेते हैं खाली, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को उठा के हम अगर यहां जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां पे मैं आपको क्या चीजें समझाना चाहता हूं, ये जो भी लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, मैं जो बताऊंगा उस पर ध्यान रखो। यहां पे मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं, एक तो कॉर्डी टेंडनी, एक पेपिलरी मसल। ठीक है, होता क्या है, देखो यहां तक ये मैं डिवीजन मार रहा हूं, ये अपना वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है। ठीक है, तो वेंट्रिकल के अंदर ये देखो कुछ इस तरीके की पिलर लाइक मसल आपको दिखाई दे रही है, पिलर लाइक मसल, इनको पेपिलरी मसल बोलते हैं। ऐसे ही याद रख लेना, पिलर पेपिलरी, पिलर पेपिलरी। ठीक है, अब ये पेपिलरी मसल से कुछ ऐसे धागे से निकल रहे हैं, धागे, कोर्ड। कोर्ड क्या होती है, तारी तो
होती है कॉर्ड। तो कॉर्ड ऐसे धागे से निकल रहे हैं जो कहां अटैच हो रहे हैं। अब देखो ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, इनके बीच में वेल्व प्रेजेंट होगी। अब देखो ये काम है ना दोनों साइड चलेगा, ऐसे मत सोचना है लेफ्ट साइड, वो तो मैं डबल डबल ना बनाना पड़े तो इसीलिए एक एग्जांपल लिया है। तो ये यहां भी होगा, यहां भी होगा, दोनों साइड ही ऐसा सेम काम चलेगा। ठीक है, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व होगी, एक साइड बाइकस्पिड होगी, एक साइड ट्राइकस्पिड होगी। ठीक है, तो यहां से जो ये कॉर्ड, ये तारे निकली हैं, ये इन कस्पिड वॉल पे जाके अटैच हो गई हैं, है ना। इसके फ्लैप से या कस्प से, फ्लैप क्या होते हैं ये आगे जाके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं साथ के साथ, है ना, इसकी टेंशन मत लो। तो ये यहां पर अटैच हो गई हैं, तो इनका फंक्शन क्या है। अब देखो, अब ब्लड की मूवमेंट कैसी होगी, ब्लड का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये क्या इंश्योर करेंगी कि ब्लड सिर्फ इसी डायरेक्शन में आए, यहां से ब्लड वापस ना जा पाए, है ना, ये इसको बंद करवा देंगी वापस जाने पे, है ना। इनका काम ये होता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। पेपिलरी मसल क्या है, वेंट्रिकल में पिलर लाइक मसल है, और पेपिलरी मसल से ही धागे से निकल के कस्पिड वॉल पे अटैच है, राइट साइड भी होंगी, लेफ्ट साइड भी होंगी, ये, है ना, धागे से निकल के यहाँ पे अटैच है, जो ब्लड का एक डायरेक्शन में फ्लो इंश्योर कर रही है कि यहां से यहां पर आए, ऐसे वापस ना जा पाए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब इसके नाम में आ रहा है कोर्ड, कोर्ड मतलब तार जैसी, है ना, या फिर ऐसे याद रख लेना टेंडनी मतलब टेंडन, टेंडन भी तो कुछ ऐसे ही, है ना, कुछ ऐसे याद रख लेना, ये आपको नहीं भूलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो हार्ट दो टाइप का है, एक न्यूरोजेनिक, एक मायोजेनिक। देखो कार्डियक इंपल्स मतलब इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि अपने हार्ट में, अपने दिल में जो करंट है, अगर वो नर्वस सिस्टम की वजह से पैदा हो, देखो न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, जेनिक मतलब जनरेट हो रहा है ना, मायो मतलब मसल्स, जेनिक मतलब जनरेट हो रहा है। तो अगर दिल के अंदर करंट जो है वो नर्वस सिस्टम की वजह से जनरेट हो रहा है तो उसको न्यूरोजेनिक हार्ट बोल देंगे, जो एनालिडा अर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। और मायोजेनिक मतलब हार्ट के अंदर जो करंट है वो मसल्स की वजह से जनरेट हो रहा है तो उसको मायोजेनिक हार्ट बोल देंगे। अब आप बोलोगे मसल कौन सी, हमारे हाथों में, पैरों में, सब जगह मसल है, वो वाली भी ये काम कर सकती है? नहीं भाई, हार्ट के पास स्पेशल टाइप की मसल होती है जिसको नोडल टिश्यू बोला जाता है, जो ये काम करती है। क्या काम करती है? हार्ट में एक्शन पोटेंशियल करंट को जनरेट करने का काम करती है। इस टाइप का मोलस्का और वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में तो होता ही है। ठीक है, तो ये मैंने अभी अभी बात की कि नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू क्या है, मसल्स हैं। पहली बात तो मसल है, तो ये क्या मसल हाथों में, पैरों में, सब जगह पाई जाएंगी? नहीं भाई, ये स्पेशल टाइप की मसल है। कैसी? कार्डियक मतलब सिर्फ दिल में पाई जाएंगी। और इनका फंक्शन क्या है? ऑटो एक्साइटेबल। एक्साइट मतलब एक्साइट होना, ऑटो मतलब खुद ब खुद, मतलब ये करंट को खुद ब खुद जनरेट कर सकती है। इसको बाहर से कहीं बिजली में तार नहीं लगानी पड़ती, हमारा दिल खुद ब खुद धड़कता रहता है। ठीक है, विदाउट विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये खुद ब खुद ऑटो एक्साइटेबल है। ठीक है, तो नोडल टिश्यू में क्या क्या आएगा? एसए नोड आएगा, एवी नोड आएगा, बंडल ऑफ हिस या फिर एवी बंडल आएंगे, एंड परकिंजे फाइबर आएंगे। अब ये कैसे कैसे होते हैं, कहां कहां होते हैं, ये बात हम यहां पर करने वाले हैं। देखो बेसिकली अपना मकसद क्या है, ये हमारा पूरा अपना दिल है, इस दिल के अंदर करंट जनरेट होना चाहिए और पूरे दिल में ऐसे फैलना चाहिए। अब करंट फैलना क्यों है? क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, एट्रिया को अपना काम करना है, यहाँ पे ब्लड को भेजना है, और वेंट्रिकल को ब्लड फिर इसको लंग्स में भेजना है, इसको पूरी बॉडी में भेजना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक झटका देना पड़ेगा। अब वो झटका किसकी वजह से आएगा? यहाँ से वो झटका जनरेट होगा और वो झटका फिर यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, फिर वो झटका पूरे दिल में फैल जाएगा, फिर वो ब्लड को ऐसे पंप करेगा। जब झटका लगेगा ब्लड पूरी बॉडी में ऐसे पंप होगा, ये अपना मकसद है। ठीक है, तो ये है भाई अपना एसए नोड, इसने करंट को बनाया, जनरेट किया, पैदा किया। अब करंट पैदा हुआ तो करंट यहां से यहां तक पहुंच गया, कहां तक? ये अपना एवी नोड है। अब एवी नोड से आगे करंट चला बंडल ऑफ हिस पे, फिर ये बंडल ऑफ हिस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, है ना। फिर क्या है आगे फर्दर ये छोटे 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 फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको परकिंजे फाइबर। मतलब कुल मिला के इस पूरे सिस्टम ने पूरे दिल में करंट फैला दिया है ना। अब याद करो, मैंने आपके सामने बोला कि करंट को बनाता कौन है, जनरेट कौन करता है? तो वो एसए नोड है, इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए 1 मिनट में कितनी बार एक्शन पोटेंशियल या करंट पैदा कर सकता है? तो 70 टू 75 टाइम। अब याद करो, हम नॉर्मली बात करते हैं हार्ट बीट कितनी होती है, हम बोलते हैं ना कि 72 नॉर्मल हार्ट बीट है। वो क्या है? वो एसए नोड द्वारा पैदा किया गया करंट ही तो है 1 मिनट के अंदर एक्शन पोटेंशियल, उसी की बात होती है। ठीक है, वही बात यहां पर लिखी गई है। पेस मेकर ऑफ हार्ट बोल दिया जाए तो वो एसए नोड होता है। पेस सेटर का क्वेश्चन आ जाए तो वो एवी नोड होता है।
है। ठीक है, अब लोकेशन की बात कर ली जाए तो इनकी लोकेशन याद मत किया करो, यहां पर देख लो। देखो अब ऐसे नोड की लोकेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप बोलोगे एट्रिया में है कि वेंट्रिकल में है, तो भाई एट्रिया में प्रेजेंट है, पहला डाउट खत्म। ठीक है, अब एट्रिया में भी ऊपर वाली साइड है कि नीचे वाली साइड है, भाई अपर साइड है। अपर साइड में भी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, तो राइट साइड है। कहां पर है, कॉर्नर में है, तो ऐसे ही इसकी लोकेशन लिख दी कि राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ऐसे ही एवी नोड के लिख देंगे कि भाई एट्रियम में है कि वेंट्रिकल में है, कहां है, नीचे वाली साइड है कि ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड है, कहां कॉर्नर में है, कौन सा कॉर्नर है, लेफ्ट है कि राइट है, वो आसानी से आप लिख दोगे। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कुछ नहीं करना, दिल में साइकिल चलानी है और चीजों को समझना है। यहां पर जो भी कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं जहां जहां ये पेंसिल चलेगी वहां पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनका अपने को सिंपल मतलब समझना है। एक शब्द आएगा सिस्टोल, सिस्टोल का सिंपल भाषा में मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, बात खत्म। डायस्टोल, डायस्टोल का सिंपल भाषा में मतलब है रिलैक्सेशन। ठीक है, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन मतलब चीजें काम कर रही हैं, डायस्टोल रिलैक्सेशन मतलब चीजें शांत हैं, काम अब नहीं कर रही हैं। इतनी बात खत्म है। अब ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, पर उससे पहले हम इस डायग्राम से, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, इस डायग्राम से सारी चीजें समझ लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो टॉपिक है ना कार्डियक साइकिल वाला, मैं आपसे हाथ, देखो हाथ जुड़े, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इसको रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, फिर से भूल जाओगे, फिर से रटना पड़ेगा। एक बार प्यार से आराम से समझ लेते हैं, और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मैं यहां पे यूज नहीं करूंगा, बस जो आपको 8वीं क्लास तक का जो पता है ना वही यहां पे यूज करेंगे। देखो अभी तक हमको क्या पता है कि ऊपर वाले दो क्या है भाई, एट्रिया है, नीचे वाले दो क्या है, वेंट्रिकल है। ठीक है, अब एट्रिया के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा कहीं से, और इसके अंदर भी ब्लड आएगा कहीं से। अब कहां से ब्लड आया, कैसा ब्लड आया, किसके थ्रू ये ब्लड आया, ये बातें आगे मैं डबल सर्कुलेशन में बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। बस अभी इतना याद रखो कि दोनों एट्रिया के अंदर कहीं कहीं से ब्लड आता है। ठीक है, अब एट्रिया मान के चलो कि भाई एट्रिया पूरे क्या है, ब्लड से अब भर चुके हैं। अब ये ब्लड कहां जाना है भाई, वेंट्रिकल में जाना है। जाहिर सी बात है, ये ब्लड कहां जाना है, वेंट्रिकल में जाना है। तो वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, यहां पर दरवाजे लगी हुई हैं जिनको हम वेल्व्स बोल देते हैं, कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व्स यहां लगी हुई हैं, वो खुल जाएंगी और ब्लड यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट कैसे जाएगा, यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अभी तक बिल्कुल चीजें आसान है, बिल्कुल कोई किसी की मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं हुई है। अभी यहां पे ब्लड भरा है और 70%, याद रखना 70% ब्लड अपने आप ही, वर्ड क्या है, पैसिवली, मतलब बिना किसी एनर्जी का खर्चा। अभी तक मैंने सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन जैसी टर्म का यूज किया ही नहीं है। 70% ब्लड अपने आप ही पैसिवली वेंट्रिकल में भर जाएगा। तो अब एट्रिया में कितना परसेंट ब्लड रह चुका है, 30% ब्लड रह चुका है। उसको कैसे वेंट्रिकल में भेजेंगे, अब आती है सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन की बात, कि एट्रिया के अंदर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। कैसे होगी, यहां पर याद करो, ऐसे नोड था, उसने करंट जनरेट किया, तो एट्रिया के अंदर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये यहां से ब्लड को पुश करेगा नीचे की तरफ। इसको थोड़ा ऐसे समझो कि ये एक गुब्बारा है, बैलून है जिसमें ब्लड भरा हुआ है। अब आप बैलून को दबा दोगे तो ब्लड क्या है, नीचे की तरफ जाएगा। तो 70 पहले पैसिवली चला गया, 30% एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से आ गया, तो पूरा ब्लड अब क्या है, वेंट्रिकल में आ चुका है। अब जैसे ही पूरा ब्लड वेंट्रिकल में आया तो यहां पर जो वेल्व थी, दो दरवाजे थे, वो अब बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये अश्योरिटी चाहिए कि ब्लड यहां से वापस ना जाना पाए, तो गड़बड़ी हो जाएगी, वापस नहीं जाना चाहिए यहां से ब्लड। ठीक है, तो यहां पर वो वेल्व है जो अब बंद हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये एट्रिया का कोई काम नहीं है, एट्रिया ने अपनी कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड को नीचे भेज दिया। अब एट्रिया आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं। ठीक है, अब वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल दिया जाएगा। कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से वही इमेजिन करो कि ये एक गुब्बारा है जिसमें ब्लड भरा हुआ है, जिसको हमने ऐसे दबा दिया, कॉन्ट्रैक्शन कराई, तो ब्लड कहां जाएगा, यहां से पूरी बॉडी की तरफ जाएगा, यहां से लंग्स की तरफ। ये बातें मैं आगे भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं ये बता रहा हूं कि एट्रियल सिस्टोल जिससे नीचे की तरफ ब्लड आया, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिससे पूरी बॉडी और लंग्स की तरफ ब्लड गया, है ना, बाहर को ब्लड गया। ठीक है, फिर वेंट्रिकल ने अपना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब वेंट्रिकल आराम करेगा, रिलैक्स करेगा, फिर से सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अब देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि पूरे दिल का एक बार धड़कना
उसमें क्या मैं काउंट करूंगा कि पूरे दिल का एक बार धड़कना में पहले एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन दिखाई, फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन दिखाई, कि पहले ब्लड को यहां पंप किया गया, फिर ऐसे बाहर को पंप किया गया। तो ये क्या है, पूरे दिल का एक बार धड़कना है, एक बार धड़कना। ये पूरा दिल का एक बार धड़कना कितनी देर में हो रहा है? 0.8 सेकंड में। आगे बताऊंगा मैं सारी चीजें। 0.8 सेकंड में हो रहा है। तो इस 0.8 सेकंड में, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं, पूरे दिल के एक बार धड़कने में जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि एट्रियल सिस्टोल, जैसे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर एट्रिया ने आराम किया, फिर वेंट्रिकुलर ने डायस्टोल आराम किया, ये सारे इवेंट हो रहे हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? अंग्रेजी भाषा में कार्डियक साइकिल बोल देते हैं। अब ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। 30% और ये 70% पैसिवली, और ये वो सब कुछ बता चुका हूं। अब यहां पर यही 0.8 सेकंड कैसे आया, मैं भी ये आपको बताऊंगा। अभी पहले ये समझ लो, ये है अपना 0.8 सेकंड टोटल, कि जिसमें एट्रियल सिस्टोल हुआ वो 0.1 सेकंड हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ 0.3 सेकंड हुआ, और 0.4 सेकंड दोनों का ब्रेक चला, कि भाई आराम करो क्योंकि तुम्हें दोबारा से काम करना है ना। और सिस्टोल मैंने बता दिया है, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, या फिर ऐसे बोलो हिंदी में, एट्रिया ने काम किया, हो ना। और डायस्टोल मतलब रिलैक्स हैं, काम नहीं कर रहे, आराम कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल ने काम किया, है ना। और डायस्टोल मतलब जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल यहां पर इस टाइम पीरियड में दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एट्रिया वाला 0.1, वेंट्रिकुलर वाला 0.3। इसको थोड़ा ऐसे भी याद रख लेना, एट्रिया का काम कम है ना, छोटे भी होते हैं और काम भी कम है, 0.1 सेकंड है। वेंट्रिकल बड़े होते हैं, काम भी ज्यादा है, पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, तो इनका थोड़ा टाइम भी ज्यादा चाहिए, है ना। और इस टोटल को 0.4 आधे आधे में डिवाइड कर लेना। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, अब 0.8 आया कहां से, है ना, ये हम अब देखना चाहते हैं। देखो, हमें नॉर्मली पता है, हर एक बच्चे को पता है कि हमारा दिल जो है 1 मिनट में, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कितनी बार? 72 बार, 72 टाइम्स धड़कता है। इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स, कितने में? 60 सेकंड में। अगर एक बार पूछ लिया जाए, इसी को 5वीं क्लास वाली इक्वेशन की तरह लिखें तो 72 बार धड़कता है 60 सेकंड में, तो आपसे पूछ ले एक बार कितने सेकंड में धड़केगा, तो 60/72 कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.8 सेकंड। वही आपका आ गया कार्डियक साइकिल। ठीक है, इवेंट क्या क्या हो रहे हैं वही बात हो रही है, हम बार बार वो बात कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रोक वॉल्यूम पे बात करने वाले। ये क्या होते हैं? देखो, अभी अभी हमने बात की कि वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करेंगे, हमने की थी ना कि कॉन्ट्रैक्शन। देखो, मैं फिर से आपको डायग्राम में दिखाता हूं कि यहां पे करंट आएगा और यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड पंप करेंगे। अब या तो ये वेंट्रिकल या ये वेंट्रिकल, किसी भी वेंट्रिकल की बात कर लो, और लिख रहा हूं मैं, और ईच वेंट्रिकल, कि या ये वेंट्रिकल या ये वेंट्रिकल एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने में जितना ब्लड पंप करेंगे, जितना ब्लड पंप करेंगे, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोल दिया जाता है। स्ट्रोक कैसे नाम में आ रहा है? स्ट्रोक मतलब वेंट्रिकल ने स्ट्रोक लगाया है। बस ये बात करना कि ईच वेंट्रिकल की बात हो रही है, दोनों की बात नहीं हो रही है ना, ईच वेंट्रिकल की वहां पे बात हो रही है। ठीक है, तो उसी को अंग्रेजी में लिख दिया कि ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन बीट, एक स्ट्रोक में, एक बीट में, दिल के एक बार धड़कने में, है ना। क्या है, कितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया उसने? 70 ml को पंप किया ईच वेंट्रिकल ने, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम की स्ट्रोक मारा है। ठीक है, अब देखो, दिल एक बार धड़का है तो 70 ml ब्लड पंप किया है, तो दिल को 1 मिनट में कितना? 72 बार धड़कता है, तो 1 मिनट की बात कर ली जाए तो 72 से उसको 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो लगभग कितना ब्लड आ जाएगा? या आ जाएगा 5000 ml या 5 लीटर लगभग आपका ब्लड आ जाएगा। मतलब क्या है इसका, कि ईच वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर लगभग इतना ब्लड पंप करता है, जिसको कार्डियक आउटपुट बोल दिया जाता है। अब देखो, आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये कार्डियक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये क्या फिक्स होती है कि भाई 70 ml ही होगी, ये क्या 5 लीटर ही ऊपर नीचे नहीं हो सकती? तो भाई हमारी बॉडी के अंदर ये जुगाड़ पानी भी होता है कि जरूरत के अनुसार इसको कम या ज्यादा थोड़ा बहुत ऑल्टर किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक एथलीट है जो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, भागता भागता पता नहीं कहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो भागता जा रहा है, तो उसकी बॉडी की सेल्स को ज्यादा ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो है ना ऐसे सांस चढ़ जाएंगे ना, बोलते हैं ना भागते भागते सांस तो सांस चढ़ जाएंगे, मतलब वो ज्यादा ऑक्सीजन लेने की वो कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी तो उसको कैरी करने के लिए, है ना, ये ब्लड भी तो ज्यादा ज्यादा आपको सर्कुलेट कराना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको भी थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है।
अब देखो नेक्स्ट हम हार्ट साउंड्स की बात कर रहे हैं। वैसे देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, दिल ऐसे धक 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 धक, और असल में वो धक धक नहीं होता, वो लब डब होता है, लब डब लब डब लब डब, ये होता है। ठीक है, तो बोलने में ही आ रहा है लब डब, तो पहली हार्ट साउंड क्या है, लब है, पहले बोल रहे हैं ना हम, लब डब, है ना। दूसरी कौन सी है, डब है। ठीक है, अब ये क्यों पैदा होती है, जाहिर सी बात है, देखो आप घर से बाहर निकलते हो, तो आप घर से बाहर जाते हो तो दरवाजे को बंद करते हो ना, तो एक आवाज आती है, दरवाजा बंद होते ही एक आवाज आती है। तो सेम ये आवाजें आ रही हैं, किसके बंद होने से आ रही हैं, ये वेल्व के बंद होने से आ रही है ना। तो एक कस्पिड वेल्व, अब देखो ये कस्पिड वेल्व क्या है, सेमिलुनर, फिर से मैं बोल रहा हूं, डबल सर्कुलेशन वाला डायग्राम करेंगे ना, उसमें सारा मैं ये याद करवा दूंगा। ठीक है, यहां पे बस इनका नॉर्मल सा नाम याद रखो कि कस्पिड वेल्व के क्लोज होने से एक आवाज आ रही है, और एक आवाज आ रही है सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने से। ठीक है, एक में इंटेंसिटी कम है, टाइम ज्यादा है, देखो ग्राफ में दिख रहा है कि इंटेंसिटी कम है पर टाइम ज्यादा है, और इसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, टाइम कम है। अब देखो इस ग्राफ का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं आपको हेलो बोल रहा हूं, ठीक है, हेलो बोल रहा हूं मैं, अब मैं बोलूंगा कम इंटेंसिटी से ज्यादा टाइम तक, हेलो, कि मैंने टाइम कितना लिया, और मैं इतना चिल्लाया नहीं, बहुत कम इंटेंसिटी थी। अब मैं आपको हेलो बोल रहा हूं कि कम टाइम और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, हेलो हेलो, ये अपनी डब हो गई है ना, और ये हेलो, तो इंटेंसिटी टाइम मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात है कि हम भूल जाएंगे भाई किसमें लेस था, किसमें मोर था, कौन सी कस्पिड थी, कौन सी सेमिलुनर थी। जाहिर सी बात है, आप छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चे हो, भूल जाओगे। तो इसकी ट्रिक याद रखना, सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स क्या बोलती है, सी फॉर कस्पिड, टी फॉर टाइम, मोर, एल फॉर लब, मतलब लब के अंदर टाइम ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी उसके ऑपोजिट है, तो सारा खेल बन जाएगा। और सी फॉर कस्पिड, तो अब डब के अंदर ऑटोमेटिकली आप कर दोगे कि सेमिलुनर वॉल्व है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम ईसीजी की बात करने वाले हैं। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, पी वेव मिलेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और टी वेव मिलेगी। पी वेव क्या दर्शा रही है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन को। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शा रहा है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को। टी वेव क्या दर्शा रही है, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को। अब आप बोलोगे कि वेंट्रिकल का अपने को डीपोलराइजेशन देखने को मिला, रीपोलराइजेशन देखने को मिला, बट एट्रिया का सिर्फ और सिर्फ डीपोलराइजेशन है, एट्रिया का रीपोलराइजेशन कहां पर है। तो बात कुछ ऐसी है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा होता है कि एट्रिया का रीपोलराइजेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसके पीछे कहीं छुप जाता है, तो दिखाई नहीं देता है। तो वेंट्रिकल की दोनों चीजें देखने को मिली, एट्रिया का सिर्फ डीपोलराइजेशन देखने को मिला। ठीक है, ये अपनी बात है। डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन वही है कि यहां पर उसने काम किया, यहां पर उसने रेस्ट किया, वेंट्रिकल ने यहां पर काम किया, यहां पर रेस्ट किया। ठीक है, अब देखो यहां पर आप अगर हॉस्पिटल जाते हो, मैं अगर हॉस्पिटल जाता हूं, मेरे को अपनी ईसीजी चेक करवानी है, ईसीजी, तो मेरे को क्या करेंगे, वो पहले तो बोलेंगे चुपचाप यहां इस बेड पे लेट जा। मेरे को लिटा के क्या है, लीड लगा देंगे मेरे, है ना, बिजली में तार सी लगा के, और मेरे इलेक्ट्रिकल लीड लगा देंगे। कहां कहां पे लगाएंगे, एक लेफ्ट रिस्ट पे, एक राइट रिस्ट पे, एक लेफ्ट एंकल पे। फिर वो मेरा फर्रा सा निकाल के दे देंगे, भाई तेरे दिल में कोई है तो तेरी ईसीजी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसका नाम, आखिर ये डबल ये आया कहां से, डबल वर्ड कैसे आया। तो हार्ट से जो ब्लड है वो दो बार पास हो रहा है, ट्वाइस, दो बार पास हो रहा है, इसलिए इसका नाम डबल पड़ गया। दो बार कैसे हो रहा है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ज्ञान हम लेने वाले हैं कि कोई भी ब्लड वेसल है, आर्टरी है या वेन है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिखता है। क्रॉस सेक्शन मतलब हमने मान लो ये कोई आर्टरी या वेन है, तो इसको हमने ऐसे काट दिया, फिर इसको ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर तीन लेयर अपने को दिखाई दी। एक एक्सटर्नल, एक्सटर्ना नाम में आ रहा है, एक्सटर्नल ट्यूनिका एक्सटर्ना। मीडियम, मीडिया नाम में आ रहा है, कुछ भी याद नहीं कर रहा है, नाम में आ रहा है ट्यूनिका मीडिया। इंटाइमा मतलब वो इंटीमा या इंटाइमा कुछ भी बोला, अंग्रेजी मेरी कमजोर है, तो इंटरनल हो गई, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, अब आपको जो बातें याद रखनी है कि ट्यूनिका मीडिया जो है वो है अपनी मसल वाली, है ना, ये आपको हिट पॉइंट बता रहा हूं कि ट्यूनिका मीडिया अपनी मसल वाली है। एम फॉर मीडिया, एम फॉर मसल, और ये मसल कम थिन, थिन पतली किसमें पाई जाएगी, वेन्स में ये थिन पाई जाएगी, आगे जाके डायग्राम में भी दिख जाएगा। ठीक है, और ये एक्सटर्ना किसमें, मेड ऑफ कोलेजन फाइबर, और ये ट्यूनिका इंटीमा किसमें, मेड ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम, है ना। कोलेजन फाइबर, कोलेजन क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है,
तो सबसे बाहर अपने को इसकी सुरक्षा चाहिए ना, सबसे बाहर तो कि भाई इतना नाजुक सा काम है, सुरक्षा चाहिए अपने को बाहर, तो कोलेजन फाइबर सबसे बाहर पाया जाएगा। ठीक है, अब आर्टरी और वेन का हम डिफरेंस देख लेते हैं। अभी अभी मैंने बोला था कि M4 क्या है, मसल, और ये वेन में पतली पाई जाएगी। तो यहां आप देख पा रहे हो, तो ये मीडियम वाली लेयर आर्टरी में मोटी होती है और इसमें थिन होती है, पतली मसल कम होती है। ठीक है, एक और चीज डायग्राम से, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायग्राम से ही कवर करेंगे। देखो, अंदर का जो एक खाली स्पेस है जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं, ये किस में ज्यादा दिखाई दे रहा है, वेन में ज्यादा दिखाई दे रहा है, आर्टरी में कम दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे समझो, आपके घर में पेड़ पौधे जो फूल पत्ती है ना, गेंदे के गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, आप गार्डन में अपने में पानी दे रहे हो, है ना, तो पाइप नॉर्मल, आपने पाइप ऐसे पकड़ी हुई है। ठीक है, एक मैं आपको बोलूं, अगर आप उस पाइप के आगे ऐसे उंगली लगा दो या फिर उसको दबा देते हैं ना, फिर क्या होता है, वो तेजी से प्रेशर उसका बढ़ जाता है जब आप उसको दबा देते हो। हाँ, तो कुछ ऐसा ही है कि आपने नॉर्मल पाइप पकड़ी हुई है, उसका ल्यूमन ज्यादा है, नॉर्मल पाइप पकड़ी हुई है तो उसका ल्यूमन जो छेद है वो ज्यादा है ना, तो वो वेन हो गया, मतलब उसमें कम प्रेशर, लो स्पीड लो प्रेशर पे चीजें फ्लो होंगी। और आपने उस पाइप को दबा दिया, मतलब आपने उसका ल्यूमन छोटा कर दिया, तो तेज प्रेशर तेज फ्लो में चीजें चलेंगी, तो वो ही है। अब देखो, ये पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है, स्पीड प्रेशर वाला, है ना, ल्यूमन हो चुका है, इसका छोटा है, इसका वाइड ल्यूमन है। अब V फॉर वेन, V फॉर वेल्व्स, तो इसमें वेल्व्स प्रेजेंट होगी, इसमें एब्सेंट होगी। सारे पॉइंट क्लियर हैं, बस ये वाला पॉइंट अपना रह गया कि क्या है, आर्टरी जो होती है वो डीपली सिचुएटेड होती है, मतलब अंदर, पूरा अंदर है, और वेन क्या है, सुपरफिशियली प्रेजेंट है। इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन को अगर छोड़ दें, तो वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली आपने डायग्राम्स में भी देखा होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लाल रंग से डिनोट करते हैं और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसको ब्लू रंग से हम डिनोट करते हैं। मतलब देखो, अगर आप अपने भी हाथ में देख लो, चाहे आपके पास भी होंगी, तो ये जो दिखाई पड़ती है ना हमें, है ना, ये जो दिखाई दे रही है ब्लूइश ब्लूइश कलर की दिखाई पड़ती है। आपने रंग में भी देखा हो, कभी ये रेड कलर की आपको दिखाई नहीं देंगी, ब्लूइश कलर की दिखाई देंगी। मतलब जाहिर सी बात है, ये आर्टरी नहीं है, ये वेन है जो दिखाई दे रही है। मतलब भाई सुपरफिशियली है ना दिखाई दे रही है, आर्टरी तो अंदर होती है, वो तो दिखाई ही नहीं पड़ती है, तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्लड सर्कुलेशन देखना चाहते हैं ह्यूमंस के अंदर, और यही है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मैंने आपको बोला था कि हार्ट से 2 बार ब्लड होके गुजर रहा है, इसीलिए उसको नाम डबल दिया गया। हो क्या रहा है, देखो, यहां पर ये टिश्यू है, टिश्यू के पास ब्लड आया था ऑक्सीजन लेके, तो ऑक्सीजन को टिश्यू ने यूज कर लिया। अब ब्लड टिश्यू से निकला, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, मैंने बोला था ना रेड कलर और ब्लू कलर। ठीक है, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया विना कावे के थ्रू, और कहां ओपन हो गया, राइट एट्रियम में ओपन हो गया। ठीक है, अब राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, ऑक्सीजन लेने लंग्स के पास गया। अब लंग्स ने उसको ऑक्सीजन दे दी, तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब लाल रंग का हो गया। अब ये लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको टिश्यू तक, पूरी बॉडी तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन सा ब्लड किसके थ्रू गया। पहले वाल्व की कंफ्यूजन से निकल लेते हैं। देखो, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सी होगी, ट्राई, है ना, T4R4 राइट, ये मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। ठीक है, और यहां पर कौन सी वाल्व होगी, बाइकस्पिड या मित्रल वाल्व। ठीक है, अब देखो, इसमें ये ट्राई वर्ड आया कहां से है कि इस वाल्व में 3 कस्प या फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, तो वर्ड आया ट्राई, 1 2 3। ठीक है, बाइकस्पिड वर्ड कहां से आया, बाय मतलब 2, मतलब इसमें 2 कस्प या फ्लैप अब प्रेजेंट है, ये बाइकस्पिड होगी। और कौन सी वेल्व है, ऐसे याद रखना कि जो भी वेंट्रिकल है ना, मैं इन दोनों वेल्व की, मैं फालतू की वेल्व तो पता नहीं कितनी होंगी, पर जो अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखने उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि 2 वेल्व तो याद रखना वेंट्रिकल की एंट्री पे हैं, और 2 वेल्व याद रखना वेंट्रिकल की एग्जिट पे हैं। तो वेंट्रिकल की एग्जिट पे कौन सी वेल्व है, सेमील्यूनर। एंट्री पे तो अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है। एग्जिट पे कौन सी है, सेमील्यूनर। सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, हाफ ल्यूनार मतलब मून, हाफ मून शेप वाला सीन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनको कैसे समझे कि पल्मोनरी और ये सब कैसे होता है। देखो, पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, लंग्स, मतलब पल्मोनरी जिस चीज में आ गया वो लंग्स से रिलेटेड होगी ही होगी, उससे कनेक्टेड होगी ही होगी।
ठीक है। अब आर्टरी और वेन को मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा ऐसे याद रखा करो, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर अवे। आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम दी हार्ट, है ना। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है। मतलब आर्टरी हमेशा हार्ट से अवे जाएगी और वेन हमेशा टुवर्ड्स दी हार्ट, हार्ट की तरफ आएगी, ऐसे याद रखा करो। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का डंडा छोड़ दो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका नाम हो गया पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आ गया मतलब लंग से कनेक्टेड है, आर्टरी आ गया मतलब हार्ट से दूर जा रही है, मतलब हार्ट से लंग की तरफ आ गया, कुछ भी याद नहीं किया। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी मतलब लंग से जुड़ी हुई है, वेन मतलब हार्ट की तरफ जाएगी, तो ये हार्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। अब अयोर्टा नाम में आ रहा है आर्टरी का कुछ पार्ट है, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम दी हार्ट, मतलब ये पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाएगी। विना कावा नाम में आ रहा है, ये एक तरीके की वेन है, वेन है तो ये हार्ट की तरफ ही जाएगी। सारी दिक्कतें क्लियर हैं। अब एक चीज आती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर से वही आ गया, वर्ड में ही आ गया, पल्मोनरी मतलब लंग्स तो आएगा ही आएगा। तो हार्ट से ब्लड लंग्स में गया, फिर लंग्स से हार्ट में आया, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल देंगे। दूसरी साइड जो टिश्यू वाला सीन चलेगा, इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल देंगे, ठीक है। सिस्टम वाला चीज तो हम टिश्यू को ही मान रहे हैं ना कि सिस्टम अपने यूज है। ये वही एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, आर्टरी वेन का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ल्यूमन व्यूमन वेल्स का वो डिफरेंस हम कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। देखो इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझो। देखो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, या फिर हम इंटेस्टाइन का ही एग्जांपल ले रहे हैं ना, यहां पर इंटेस्टाइन है। अब होता क्या है नॉर्मली, देखो यहां पर बात करो कि टिश्यू से, किसी भी टिश्यू या ऑर्गन से ब्लड कहां जाना चाहिए, कि ऑक्सीजन इसने यूज कर ली, ब्लड कहां जाना चाहिए था, डायरेक्ट हार्ट में जाना चाहिए था। बट अगर इंटेस्टाइन से ब्लड निकला है तो हमने खाना पीना जो भी न्यूट्रिशन लिया है, उस ब्लड में जाहिर सी बात है क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब हम उन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट हार्ट में नहीं भेजना चाहते, तो हमने क्या किया कि इंटेस्टाइन से जो ब्लड निकलेगा उसको एक बार लीवर में भेज देते हैं। किसके थ्रू, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। तो लीवर क्या करेगा, जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड आया है उसमें जरूरत का सामान है और टॉक्सिन भी हो सकते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को लीवर यूज कर लेगा और जो उसमें टॉक्सिन है उसको निकाल देगा, और फिर अल्टीमेटली तो उसको हार्ट के पास जाना ही है, फिर वो ब्लड को हार्ट के पास भेज देगा। इसी को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि हमारी जो हार्ट बीट है उसको घटाना है या बढ़ाना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, मेरे को कुत्तों से डर लगता है, 5-6 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए तो मेरी हार्ट बीट है ना बढ़ जाएगी, और वो सब कैसे होता है, ठीक है। तो देखो जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो तो हम थोड़ा सा देख भी चुके हैं कि नोडल टिश्यू जो होता है, एसए नोड, एवी नोड, वो सब ऑटो रेगुलेटेड, खुद अंदर से थोड़ा बहुत रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मेनली जो अपने को पढ़ना है, जो चीजें याद रखनी है, वो ये माल मसाला है, ठीक है। तो कार्डियक एक्टिविटी का जो रेगुलेशन है वो हम दो तरीके से कराएंगे, एक तो नर्वस कंट्रोल, एक हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो नर्वस कंट्रोल जो होगा वो मेड्यूला ओब्लोंगेटा के थ्रू होगा, और मेड्यूला ओब्लोंगेटा भी कहां कहां पे काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी काम कर सकता है और पैरासिम्पैथेटिक पे भी, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाएगा, वो एड्रीनालिन एंड नोर एड्रीनालिन का, है ना, रिलीज करवा देगा, जो हार्ट बीट को हमेशा बढ़ाते हैं, और ये एसिटाइल कोलाइन का रिलीज करवा देगा जो हार्ट बीट को घटाएगा, ठीक है। इधर हार्मोनल कंट्रोल भी इसी के थ्रू, कि एड्रीनालिन, नोर एड्रीनालिन और क्या, एक और थायरोक्सिन आपको याद रखना है, ये भी हार्ट बीट को क्या है, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एसिटाइल कोलाइन है जो घटा रहा है, बाकी यहां भी बढ़ रही है हार्ट बीट, यहां भी बढ़ रही है, कुछ थोड़ा सा आइडिया इससे याद रख लेना। अब हम लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइपरटेंशन। देखो हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना, टेंशन मतलब बोलते हैं ना कि बंदा टेंशन में है, बंदे का बीपी बढ़ गया है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कितने से ज्यादा बढ़ गया, तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हम मान के चलते हैं कि 120/80 को हम नॉर्मल मान के चलते हैं, किसमें, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। तो 120/80 ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा ज्यादा बढ़ जाए तो उसको बोल देंगे हम कि हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर एथरोस्क्लेरोसिस। देखो मान लो ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल कौन सी है, ये कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी मतलब देखो हमारा जो दिल है उसको भी तो ब्लड की सप्लाई की जरूरत है, तो ऐसी आर्टरी जो हार्ट को खुद, है ना, हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई
कर रही है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलती है। तो अगर उस आर्टरी में, उस वेसल में कुछ-कुछ जम जाए, क्या जम जाए? कैल्शियम जम जाए, कोलेस्ट्रॉल जम जाए, फाइब्रस टिश्यू, ऐसे याद रखो इसको। अपने घरों में जो पानी की सप्लाई आ रही है ना? तो नॉर्मली कई बार होता है ना कि जो पानी की पाइप है उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ कूड़ा कचरा, थैली लिफाफे बाहर बड़ी-बड़ी पाइपों में जम गए तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। तो ऐसे ही है, अगर उस ब्लड वेसल में कैल्शियम जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, फाइब्रस टिश्यू, है ना? तो क्या है, उसमें फ्लो कम हो जाएगा, मतलब हार्ट तक जो ब्लड है वो कम पहुंच पाएगा, मतलब अल्टीमेटली ऑक्सीजन कम आ रही है, ब्लड कम आ रहा है, सब कुछ ही कम आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट है ना, एकदम से बहुत तेजी से चेस्ट पेन होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट की मसल को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। हार्ट फेलियर, हार्ट जो है फेल हो गया है, क्या करने से? अपने काम से। ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है? कि हार्ट का काम होता है ब्लड को इफेक्टिवली पंप करना। तो ये अपने काम से अगर फेल हो जाए तो हार्ट फेलियर। ये ट्रिक बता रहा हूं साथ के साथ में अपनी, कि इसी लैंग्वेज में इनको याद रखना, एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। हार्ट अटैक, अटैक वर्ड ही ऐसा लग रहा है कि आपने किसी पर अटैक कर दिया है, मतलब किसी का डैमेज कर दिया है ना। अटैक वर्ड सुनते ही आपको नहीं आ रहा कि किसी का डैमेज हो गया है, तो हार्ट की मसल डैमेज हो जाए सडनली अटैक करने से, तो इसको ऐसे याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट, देखो आपने मूवीज में देखा होगा कि गुंडे वुंडे अपने गोदाम वोदाम में है, एकदम से पुलिस आ गई, पुलिस ने आके बोला यू आर अंडर अरेस्ट, तो वो एकदम से हाथ ऊपर करके एकदम से ऐसे रुक जाते हैं। ठीक है। तो हार्ट स्टॉप बीटिंग, एकदम से वो स्टॉप हो गए हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। वो ये हम ट्रिक की हेल्प से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर हमने साथ की साथ पूरा याद कर लिया है, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। हमने पूरी एनसीईआरटी को कवर किया है, एक एक चीज को याद किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।